बारिश या तबाही। दरअसल केरल में इस वक्त भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और लगातार हो रही बारिश के चलते जगह जगह पर पानी भी भर गया है। ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केरल में बारिश के बाद बाढ़ और भूस्खलन ने तबाही मचाई है और इस दौरान काफी संख्या में लोगों की मौत भी हुई है। बीते दिन एनडीआरएफ की टीमें भी कोकयार और इडुक्की में बचाव अभियान उन्होंने चलाया था। वहीं बारिश के बाद यहां पर भूस्खलन भी हो गया था और नदियों का जलस्तर भी बढ़ा। फिलहाल केरल में क्या कुछ हालात हैं, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कहते हैं प्रकृति जब अपने रौद्र रूप में आती है तो उसके सामने किसी का भी टिक पाना बिल्कुल नामुमकिन सा हो जाता है। इसका उदाहरण हम और आप कई बार देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। केरल में लगातार हो रही बारिश वहां के लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। वहीं ये मूसलाधार बारिश अब बाढ़ का रूप लेती जा रही है, जिससे परेशानियां और बढ़ चुकी हैं। प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है कि सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया जाए, लेकिन हालात उनका साथ देते नजर नहीं आ रहे हैं। केरल में कहां-कहां रेड अलर्ट है जारी। पातनमथिट्टा, कोट्टायम, इडुक्की, त्रिशूर। केरल में कहां-कहां ऑरेंज अलर्ट है जारी। तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, आलापुझा, पलक्कड़, मल्लापुरम, कोझिकोड, वायनाड। पातनमथिट्टा, कोट्टायम, एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर और आलापुझा जिले में एनडीआरएफ की 11 टीमों को तैनात किया गया है। तिरुवनंतपुरम और कोट्टायम में सेना की 2 टीमें तैनात की गई हैं। वहीं आपातकालीन स्थिति में एयरफोर्स को भी स्टैंड बाय मोड पर रहने के लिए कहा गया है। वहीं एनडीआरएफ की एक टीम भारी बारिश से प्रभावित एर्नाकुलम के एक स्थान पर पहुंची और बचाव अभियान को शुरू किया है। लगातार बिगड़ते हालातों को देखते हुए केरल में भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने अपने जवानों को तैनात कर दिया है। वायुसेना के अनुसार Mi-17 और सारंग हेलीकॉप्टर पहले से ही स्टैंड बाय मोड पर रखे गए हैं। केरल में मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए दक्षिणी वायु कमान के तहत सभी ठिकानों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। हालात जरूर बिगड़ रहे हैं, लेकिन प्रयास लगातार यही किया जा रहा है कि सबको सुरक्षित बचाया जा सके। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, वायुसेना और भारतीय सेना लगातार बचाव कार्य में लगी हुई है। डेस्क रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। केरल की स्थिति आपने हमारी इस खास रिपोर्ट में देखी, लेकिन फिलहाल केरल में किस तरीके के हालात हैं और कहां-कहां पर बारिश का अलर्ट है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। कहां पर रेड अलर्ट है। कोट्टायम में अभी भी केरल में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ एर्नाकुलम में भी केरल में फिलहाल रेड अलर्ट जारी है। केरल के कई इलाकों में रेड अलर्ट जहां पर है और इसी के साथ कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट भी है। इडुक्की में भी रेड अलर्ट जारी है और इसी के साथ त्रिशूर में भी केरल में रेड अलर्ट जारी किया गया है। केरल के पातनमथिट्टा जिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है और इसी के साथ कोट्टायम, त्रिशूर और इडुक्की तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर एर्नाकुलम भी यहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि आखिर कहां पर केरल में स्थिति किस तरीके की है। लगातार रेड अलर्ट कल ही जारी कर दिया गया था और 19 तारीख तक के लिए ये रेड अलर्ट है। 17 से 19 तारीख तक के लिए रेड अलर्ट। ऑरेंज अलर्ट कहां है वो भी बता रहे हैं आपको। तिरुवनंतपुरम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कोल्लम में भी ऑरेंज अलर्ट केरल के इलाकों में जारी किया गया है और इसी के साथ आलापुझा में भी केरल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पलक्कड़ में भी ऑरेंज अलर्ट है। कई राज्यों में रेड अलर्ट है, कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट है और मल्लापुरम में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो तमाम चीजें ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। कोझिकोड में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड में भी ऑरेंज अलर्ट केरल के लिए जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम, वायनाड और कई ऐसे इलाके, कई ऐसे जिले जहां पर रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसकी वजह से स्थितियां लगातार बिगड़ती नजर आ रही हैं।
अलर्ट जारी किया गया है वो आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। केरल में तो अलर्ट है ही, इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इसी के साथ किन किन राज्य में बारिश का अलर्ट है वो आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। आंध्र प्रदेश में भी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। आईएमडी ने 17 से लेकर 19 अक्टूबर यानी कि 17, 18, 19 3 दिन का ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी, उत्तराखंड के तो कई जिलों में रेड अलर्ट है और लगातार नदियां भी उफान पर चल रही हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि ओडिशा में भी रेड अलर्ट है, हरियाणा में भी रेड अलर्ट है, पंजाब में भी, पश्चिम यूपी में, कई राज्यों में आज और कल और 19 तारीख तक के लिए रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। किन किन राज्यों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है वो आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। जम्मू और कश्मीर में भी ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और इसी के साथ कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बारिश का अलर्ट जारी है। तो पश्चिमी यूपी में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। किन राज्यों में बारिश का अलर्ट है वो आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। बिहार में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, हरियाणा, बिहार, तमाम जगह पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल केरल में जो हालात हैं वो लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। तमिलनाडु में भी बारिश का अलर्ट है और केरल की अगर बात करें तो केरल में पूरे तरीके से इस बाढ़ की स्थिति जो बनी है उसने 2018 की बाढ़ की याद दिला दी है। 2018 में किस तरीके का मंजर रहा था वो सबको याद है। किस तरीके से 2018 और 2019 में कई सालों का रिकॉर्ड बारिश का टूटा था और उस समय बहुत ज़्यादा लोगों की मौत भी हुई थी। तो क्या हुआ था 2018 में वो भी आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। 87 साल में ऐसी मूसलाधार बारिश पहली बार हुई थी। 2018 का ये जिक्र कर रहे हैं। 87 साल में ऐसी मूसलाधार बारिश हुई थी। 1 से 20 अगस्त के बीच 771 किलोमीटर बारिश दर्ज की गई थी, यानी कि मात्र 20 दिनों में 771 मिलीमीटर बारिश जो है वो दर्ज की गई थी। जल प्रलय के लिए केरल बिल्कुल भी तैयार इस समय नहीं था। इसी के साथ आपको बता दें कि 373 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि भी इस दौरान हुई थी। 373 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और इसी के साथ 2,80,600 79 से अधिक लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। राज्य के सभी 14 जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया था और जनसंख्या जो है वो सीधे तौर पर बाढ़ से प्रभावित हुई थी। जनसंख्या का छठा हिस्सा, 1/2 जो हिस्सा है वो सीधे तौर पर बाढ़ से प्रभावित हुआ था। त्रासदी को स्तर 3 की आपदा घोषित किया गया था। उस समय में जो त्रासदी हुई थी उसको स्तर 3 की आपदा घोषित किया गया था। तो लगातार जिस तरीके से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और कई राज्यों में यहाँ पर बारिश का अलर्ट है, इस पर दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता राजीव तिवारी मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल दिल्ली में किस तरीके के हालात है? सुबह से ही बारिश लगातार हो रही है, किस तरीके के हालात? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें, मौसम विभाग की तरफ से बोला गया था कि दिल्ली के अंदर बारिश हो सकती है और लगभग 3 दिन के लिए बारिश बताई गई थी। मगर जिस तरीके से सुबह जब लोगों की आंख खुली तो लगभग 6 बजे करीब तो कहीं ना कहीं बारिश के दर्शन देखने को मिले, यानी कि सीधे सीधे कहें तो बारिश हो रही थी। मगर बारिश जो है वो रुक रुक के हो रही है, यानी कि लगातार बारिश नहीं है और कह सकते हैं हल्की फुल्की बारिश है, जिससे कहीं ना कहीं मौसम जो है उसमें नमी होती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं ठंड का एहसास भी होता नजर आ रहा है। और इस वक्त खड़े हैं हम जकीरा फ्लाईओवर के ऊपर। यहाँ पर मौसम की हालात आप देख सकते हैं कि मौसम किस तरीके का है कि मौसम जो है वो लगातार लुक छुप खेल रहा है, यानी कि बादलों की कहीं ना कहीं लुका छुपी चलती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं सड़कों की हालात जो है वो कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके की मौसम जो है वो कहीं ना कहीं खुशनुमान होता नजर आ रहा है और धूप जो है यानी कि सूर्य देवता के दर्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जी, 19 तारीख तक के लिए राजीव अलर्ट जारी किया गया है बारिश का और कई इलाकों में बारिश हुई भी है। हालांकि यहाँ पर मौसम सुहावना जरूर है, लेकिन कई इलाकों में बारिश है और अगर दिल्ली में बारिश होती है तो हर बार स्थिति हमेशा ही ये बनती है कि वहां पर किस तरीके से जल जमाव होता है, किस तरीके के अंडरपास की स्थिति और किस तरीके की दिल्ली की सड़कों की स्थिति। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर लगातार जो बारिश होती है या फिर थोड़ी बहुत भी बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो अंडरपास है दिल्ली के
वो कहीं ना कहीं पानी से डूबते हुए नजर आते हैं, स्विमिंग पूल बन जाते हैं और सड़कों की हालत इतनी बुरी हो जाती है कि ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ता है। मगर वही चीज हम दिखाने की कोशिश करेंगे इस फ्लाईओवर के नीचे भी, कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं पानी का संकट भी बन जाता है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति बनती है और उसको लेकर कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है। मगर सरकार की तरफ से की बात करें, सरकारें दावा जरूर करती हैं मगर दावों की सच्चाई जो है वो हकीकत में खुलती हुई नजर आती है। और कहीं ना कहीं निगम की बात करें या दिल्ली सरकार की बात करें या पीडब्ल्यूडी की बात करें, उनकी भी दावों की पोल जो है वो खुलती नजर आती है बारिश के। मगर जिस तरीके से बात करें, जब 3 दिन के लिए मौसम विभाग की तरफ से बोला गया है कि भारी बारिश हो सकती है और कहीं ना कहीं 3 दिन लगातार बारिश होगी तो स्थिति बिगड़ सकती है। मगर अभी जो हालात है वो कहीं ना कहीं सामान्य जरूर है, मगर देखना होगा निगम के और दिल्ली सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन फिलहाल एमसीडी की किस तरीके की तैयारियां हैं? क्योंकि हर बार एमसीडी जब दावे करती है तो वो दावे बारिश के पानी में बहते नजर आते हैं। फिलहाल किस तरीके से तैयारियां की गई है 3 दिन के अलर्ट के लिए? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर जब बात करें जिस तरीके से थोड़ी बहुत भी जब बारिश होती है तो कहीं ना कहीं निगम के जो दावे होते हैं उनकी सच्चाई जो है वो धरातल पर जीरो होती नजर आती है। क्योंकि निगम की तरफ से बार बार कहा जाता है कि हमने कोशिश कर ली गई है, सीवर लाइनों की सफाई कर ली गई है और लगातार कहीं ना कहीं पानी की संकट जो जल भराव की स्थिति बनती है उससे कहीं ना कहीं निपटने के लिए प्रॉपर इंतजाम किए हुए हैं। मगर जिस तरीके से बारिश होती है और उसके बाद में जो दावों की सच्चाई होती है वो खुलती हुई नजर आती है। मगर जिस तरीके से अब 3 दिन के लिए मौसम विभाग की तरफ से बोला गया कि बारिश हो सकती है और कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ सकती है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की बात करें तो जो पीडब्ल्यूडी के यानी कि अंदर में जो सड़कें आती हैं या फिर कहें नाले आते हैं वो उनकी भी सच्चाई जो है वो धरातल पर कहीं ना कहीं जीरो है। यानी कि सीधे सीधे कहें जल भराव की जो स्थिति बनती है वो कहीं ना कहीं जनता के लिए मुश्किलें खड़ी करती है और जनता जो है वो परेशान होती नजर आती है। हम बात करें इस तरीके से इस फ्लाईओवर की तो यहाँ पर जैसे ही फ्लाईओवर नीचे उतरेंगे तो वहां पर भी जल संकट बना हुआ है और कहीं ना कहीं थोड़ी सी बारिश में ही गड्ढों के अंदर पानी इतना बढ़ जाता है जिसकी वजह से जनता जो है वो जाम का भी सामना करती है और परेशानियों का भी सामना करती हुई नजर आती है। जी लेकिन जिस तरीके से लगातार ये स्थितियां बनती नजर आ रही है, 3 दिन का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जारी किया है। किसी तरीके की मशीनें जो एमसीडी है उसके द्वारा लगाई गई और प्रशासन आखिर क्या कर रहा है? क्योंकि देखिए स्थिति हर बार की क्या होती है, ये कोई नई तस्वीरें नहीं है। हम हमेशा देखते हैं किस तरीके की स्थिति बनती है। उसके बावजूद एमसीडी मात्र दावे करती है, लेकिन एमसीडी को चाहिए कि अलग अलग मशीनें लगाई जाए ताकि जो जल जमाव होता है उसको पानी को जल्द से जल्द निकाला जाए। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी, जिस तरीके से निगम की बात करें क्योंकि दिल्ली नगर निगम की तरफ से लगातार दावे किए जाते हैं कि बारिश आएगी तो उससे पहले इंतजाम कर लिए गए हैं, अंडरपास में पानी जमा नहीं होगा। मगर जितने भी अंडरपास है वो लगातार पानी से भरते हुए नजर आते हैं और कहीं ना कहीं स्विमिंग पूल की नजर कह सकते हैं स्विमिंग पूल बनते हुए नजर आते हैं। उसके अंदर गाड़ियां जाम होती नजर आती हैं, बसें भी डूबती नजर आती हैं और कई बार तो कई व्यक्तियों की मौत भी हो जाती है इस पानी की वजह से। मगर बात करें जिस तरीके से निगम की तो निगम की तरफ से लगातार कहीं ना कहीं दावे किए जाते हैं कि हमने बारिश के लिए सारे प्रॉपर इंतजाम कर लिए गए, ट्यूबवेल लगा दिए गए हैं ताकि पानी के जो संकट होगा उसको कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। मगर धरातल पर की बात करें तो कहीं ना कहीं धरातल पर कोई भी कार्रवाई होती नजर नहीं आती है। सिर्फ कागजों के अंदर कार्रवाई जरूर की जाती है मगर धरातल की बात करें तो धरातल पर कोई भी कार्रवाई अभी तक होती हुई नजर नहीं आ रही है। जी देखिए राजीव, जिस तरीके से लगातार ये स्थितियां बन रही है और अभी हम अगर देखें तो आगामी निकाय चुनाव भी नजदीक है और इन निकाय चुनावों के बीच जिस तरीके से लगातार जनता त्रस्त हुई है इन तमाम दिनों में, उसकी वजह से जनता बदलाव भी चाहती है। किस तरीके का निकाय चुनावों के लिए मूड है फिलहाल? देखिए बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से बारिश की बात करें तो कहीं ना कहीं निगम की तरफ से जितने दावे किए जाते हैं वो सिर्फ कागजों के अंदर नजर आते हैं और जनता जो है वो कहीं ना कहीं इन्हीं माध्यमों से यानी कि इन्हीं चीजों को देखकर ही वोट करती है। क्योंकि जब निगम की तरफ से कहा जाता है और जिस तरीके से आप 2022 के चुनाव आने वाले निगम के और उसके अंदर भी कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो यही कहती है कि हमने बहुत ज्यादा काम किया है, दिल्ली सरकार ने काम नहीं करने दिया और दिल्ली सरकार कहती है कि हमने बहुत ज्यादा काम किया है, निगम ने काम नहीं किया। मगर यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप जरूर किए जाते हैं मगर जनता जो है वो आने वाले दिनों के अंदर बिल्कुल अपने वोटिंग के माध्यम से ही कहीं ना कहीं सरकारों को ये बता देगी कि सरकारों ने कितना काम किया है और जनता जो है वो कितनी संतुष्ट है। जी फिलहाल जिस तरीके से लगातार ये स्थितियां बनती नजर आ रही है, इन स्थितियों को लेकर जनता क्या कह रही है? क्योंकि जब पानी जमाव होता है, जल जमाव होता है, स्थितियां जब बद से बदतर होती है तो एक आम इंसान को आसपास इधर उससे उधर जाने में भी बहुत दिक्कत होती है, आवागमन में वहां पर दिक्कत होती है। और राजधानी दिल्ली में तो इतना लंबा जाम लगता है कि उसकी वाकई कोई हद नहीं होती, इतना लंबा जाम वहां पर लगता है। इन तमाम चीजों से निपटने के लिए क्या प्रशासन की कोई तैयारी?
बिल्कुल सही कहा आपने। जब भी बारिश होती है, हल्की-फुल्की बारिश से भी कहीं न कहीं काफ़ी हद तक जाम लगता हुआ नज़र आता है और कहीं न कहीं यही स्थिति बनती है कि लोग काफ़ी कई घंटों का जाम लग जाता है, जिसकी वज़ह से गाड़ियाँ जो हैं वो फँसती हुई नज़र आती हैं, लोग बाग परेशान होते नज़र आते हैं। सरकारें जो सिर्फ़ एक-दूसरे के ऊपर आरोप करती नज़र आती है, मगर जनता के बारे में नहीं सोचा जाता है। मगर जिस तरीके से अब मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि 3 दिन बारिश हो सकती है, तो उससे कहीं न कहीं सड़कों की हालत फिर बिगड़ सकती है और जहाँ पर भी अंडरपास है या फिर जो गड्ढे बने हुए हैं, वो भी कहीं न कहीं भरने चाहिए सरकारों को। मगर अंडरपास की बात करें तो अंडरपास के अंदर लगातार पानी भर जाता है। उसके लिए कहीं न कहीं दिल्ली सरकार भी और पीडब्ल्यूडी भी और निगम भी तीनों ही जिम्मेवार हैं, मगर तीनों ही तरफों से अभी तक कोई भी कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है और कहीं न कहीं सिर्फ वादे किए जा रहे हैं अभी भी। मगर बात करें जिस तरीके से हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि मौसम किस तरीके का हो रहा है और बादल आपको दिखाई भी दे रहे होंगे कि बादल किस तरीके के नजर आ रहे हैं और बादल भी कहीं न कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं न कहीं स्थिति जो है मौसम की तरफ से बिगड़ती हुई नजर आ रही है और आज हो सकता है आने वाले समय के अंदर भारी बारिश का भी सामना करना पड़ सकता है दिल्ली को। जी। बिल्कुल, बारिश का सामना तो करना पड़ ही सकता है क्योंकि 3 दिन के लिए अलर्ट है। अब इस अलर्ट में जिस तरीके से दिल्ली है उसमें कई नदियां भी लगती है, जैसे यमुना नदी की बात कर ले तो वो भी कई बार उफान पर रहती है और अगर लगातार बारिश होती है तो इससे स्थितियां बिगड़ सकती है। निचले इलाकों में रह रहे लोगों के लिए प्रशासन का क्या कुछ जिम्मेदारी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से जल भराव की जब स्थिति होती है तो कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं निचले इलाके के अंदर या फिर कहें अंडरपासों के अंदर। मगर निचले इलाकों की बात करें तो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने ये इंद्रलोक की कह सकते हैं जखीरा फ्लाईओवर की जो है झुग्गियाँ बनी बस्ती बनी हुई है, ये कच्ची कॉलोनी कहलाती हैं। मगर जिस तरीके से बात करें निचले इलाकों की, ये निचले इलाकों में गिनती होती है। मगर यहाँ पर लगातार कहीं न कहीं बारिश के बाद में पानी को जो जल संकट होता है वो बढ़ता हुआ नज़र आता है और गलियों के अंदर, नालियों के अंदर जो है वो कूड़ा-कचरा इतना भरा होता है कि जिसकी वजह से कहीं न कहीं पानी जो है वो निकल नहीं पाता है और मच्छरों की बीमारियाँ जो है यानी मच्छर पनपते हैं, उससे बीमारियाँ बनती हैं। मगर सरकारों की तरफ से यहाँ पर भी बात करें तो जनता को सिर्फ विश्वास दिया जलाया जाता है कि आने वाले दिनों के अंदर हम ये इतना अच्छा काम करेंगे, मगर धरातल पर सब कुछ सिर्फ वादों के अंदर है, सिर्फ धरातल के अंदर कुछ भी नहीं है। जी। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से लगातार स्थितियां बद से बदतर होती जा रही है, केरल में फिलहाल की जो स्थिति है, केरल के साथ साथ कई ऐसे राज्य हैं, 16 से ज्यादा ऐसे राज्य जहां पर लगातार स्थितियां खराब होने की आशंका जताई जा रही है क्योंकि मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब जिस तरीके से यहाँ पर अलर्ट है, इसको लेकर प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं वही बताने के लिए तमाम जगह से रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वही आपको बताएंगे किस तरीके की स्थितियां हैं। लेकिन दिल्ली में फिलहाल एमसीडी की कोई खास तैयारी नहीं दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि लगातार केरल में जो है वो स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। किन किन राज्यों में केरल के बाद बारिश का अलर्ट जारी किया गया है वो भी आपको बता रहे हैं। बाढ़ की स्थिति लगातार सामने आ रही है। अब केरल के साथ साथ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है सरकार प्रशासन द्वारा। और इसी के साथ मौसम विभाग जो है उन्होंने चेता दिया है कि अगर आप समय से घर से बाहर अगर आपको घर से बाहर निकलना है तो समय से निकले और नदियों में भी मछुआरों को जाने की इजाज़त नहीं दी गई है और तमाम लोगों से अपील भी की है कि आप ज़्यादा घर से बाहर ना निकलें क्योंकि स्थिति कभी भी खराब हो सकती है। बारिश होने के बाद लगातार मूसलाधार बारिश होगी और इसी मूसलाधार बारिश की वजह से स्थितियां जो है वो और ख़राब होगी, जलजमाव की स्थिति हो सकती है, लंबा जाम लग सकता है, आप जाम में फंस सकते हैं जिसकी वजह से समय भी काफ़ी ज़्यादा बर्बाद होगा। इस तरीके की जो अपील है वो प्रशासन द्वारा की गई है। तो केरल में आपको बता रहे हैं कहां-कहां पर रेड अलर्ट जारी है और इसके साथ ऑरेंज अलर्ट भी केरल में जारी है। कितनी टीमें, कितनी सेना की टीमें केरल में तैनात की गई है वो भी अगर आपको बताएं तो केरल में भारी बारिश की वजह से स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। एनडीआरएफ की 11 टीमें तैनात कर दी गई है। ऑरेंज अलर्ट जो है केरल में तिरुवनंतपुरम में है और इसी के साथ तिरुवनंतपुरम के साथ साथ कोल्लम में भी ऑरेंज अलर्ट प्रशासन द्वारा जारी किया गया है। बारिश को लेकर अलापुझा में भी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और इसी के साथ पलक्कड़ में भी लगातार कई राज्यों में, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है और कई जिलों में रेड अलर्ट है। लेकिन स्थितियां हर तरफ सेम है क्योंकि जो स्थिति है वो पानी जल जमाव हो रहा है और लगातार
इस समय तो डेंगू की बीमारी भी फैल रही है और अब अगर इस तरीके की स्थितियां बनती है तो इसी पानी में डेंगू के मच्छर का लार्वा मिलेगा और उसके बाद ये बीमारी भी कहीं ना कहीं पैर पसारने लगेगी एक बार फिर से। लेकिन फिलहाल की जो स्थितियां हैं वो केरल में बहुत ज़्यादा बदतर दिखाई दे रही हैं। केरल में पिछले 111 साल का रिकॉर्ड और उससे ज़्यादा जो रिकॉर्ड है वो टूटा है। आपको बता दें कि 2018 और 2019 जैसे हालात फिलहाल केरल में बन रहे हैं। आपको बता दें कि कोट्टयम, इडुक्की और पत्तनमथिट्टा जिलों में पहाड़ी इलाकों में कुछ ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई थी जैसी स्थिति साल 2018 और 2019 की विनाशकारी बाढ़ के दौरान उत्पन्न हुई थी। 2018 में आई बाढ़ ने कुछ ऐसी ही तबाही मचाई थी जिसमें 450 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। मौजूदा हालात को देखते हुए सीएम पिनरई विजयन ने शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत और बचाव कार्य के इंतजामों पर भी जोर दिया और पर्यटन के स्थलों को अगली सूचना तक के लिए बंद भी कर दिया है। तो आपको बता दें कि 2018 और 2019 जैसी स्थिति लगातार बनती नजर आ रही है। अब 2018 और 19 में क्या हुआ था, अगर उसकी बात करें तो अगस्त के पहले 20 दिनों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश 2018 में दर्ज हुई थी। अगस्त के पहले 20 दिनों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई थी। आपको बता दें 2018 में क्या हो रहा था वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 87 साल में ऐसे मूसलाधार बारिश पहली बार हुई थी। इसी के साथ 1 से लेकर 20 अगस्त के बीच 771 मिलीमीटर बारिश जो है वो दर्ज की गई थी। तो इसी के साथ जल प्रलय के लिए केरल बिल्कुल भी उस समय तैयार नहीं था। जब बारिश आई 2018 में 111 सालों का रिकॉर्ड इस बारिश ने तोड़ा, लेकिन उसके लिए तैयार केरल नहीं था। 373 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि इस दौरान हुई थी। 2,80,689 से अधिक लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। वहीं राज्य के सभी 14 जिलों को हाई अलर्ट पर भी रखा गया था। आपको 2018 में क्या हुआ था वो बता रहे हैं। 2018 की बाढ़ जो थी वो भी बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण थी, क्योंकि उस समय भी उस बारिश में जिस तरीके से लगातार स्थितियां बनी वो भी काफ़ी दयनीय थी और काफ़ी ज़्यादा लोगों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ा था, विस्थापित होना पड़ा था। 2018 में हुआ क्या था आखिरकार वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। बारिश ने पिछले 111 साल से ज़्यादा का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और इस रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने पूरे तरीके से केरल के हालातों को प्रभावित किया था और उसके हालातों को बद से बदतर बना दिया था। तो केरल में कहां-कहां रेड अलर्ट जारी किया गया है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। त्रिशूर में रेड अलर्ट जारी है। तिरुवनंतपुरम में ऑरेंज अलर्ट केरल में जारी किया गया है और उसी के साथ साथ कोल्लम में भी रेड अलर्ट जारी है। अलापुझा में भी ऑरेंज अलर्ट जारी है। ऑरेंज अलर्ट कहां-कहां है केरल में फिलहाल वो बता रहे हैं। पलक्कड़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और इसी के साथ मल्लपुरम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है आईएमडी द्वारा और कोझिकोड में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड में ऑरेंज अलर्ट है और इसी के साथ कई ऐसे जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब बारिश का अलर्ट कहां-कहां पर है, किन राज्यों में है केरल के बाद वो आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में भी बारिश का अलर्ट फिलहाल मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और इसी के साथ हरियाणा, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी बिहार, उत्तराखंड 2018 और 2019 जैसे हालात फिलहाल बन रहे हैं वो आपको बताते हैं। कोट्टयम, इडुक्की और पत्तनमथिट्टा जिलों के पहाड़ी इलाकों में कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जैसी स्थिति साल 2018 और 2019 में उत्पन्न हुई थी। आपको बता दें कि उस समय 2018 और 2019 में विनाशकारी बाढ़ आई थी जिसमें से 450 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। मौजूदा हालात को देखते हुए सीएम पिनरई विजयन ने शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत और बचाव के इंतजामों पर भी जोर दिया है।
बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बारिश और तबाही लगातार जारी है। केरल में ये बारिश की तबाही जारी है और इसी के साथ साथ कई अन्य राज्यों में भी अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। लगातार केरल में बारिश से हाहाकार है। एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात कर दी गई है। एनडीआरएफ की 11 टीमें तैनात है। 2 सेना और 2 रक्षा सेवा कोर की टीमें भी तैनात की गई है। केंद्रीय बलों की टीमें दक्षिण और मध्य भाग में तैनात की गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि आज सबरीमाला मंदिर के भी कपाट नहीं खुलेंगे। प्रशासन ने अपील की है 17 से 18 अक्टूबर तक यहां मंदिर में जाने का परहेज किया है। इससे पहले आज के दिन मंदिरों के कपाट खुलने की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन जिस तरीके से लगातार 19 तारीख तक अलर्ट जारी है, उसके लिए अब प्रशासन ने और सरकार ने लोगों से मंदिरों में ना जाने की अपील की है। तो इसी पर उत्तराखंड से हमारे साथ हनीश खनेरा संवाददाता जुड़ चुके हैं। हनीश, फिलहाल उत्तराखंड में किस तरीके की स्थिति है, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार जो बारिश है उसका अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड के तमाम जिलों को अलर्ट रहने के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। जिस तरह से रात से ही लगातार हम देहरादून की अगर बात करें तो देहरादून में लगातार बारिश हो रही है। वहीं ऊपरी इलाकों की हम बात करें, चाहे वो चमोली, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, इन तमाम जिलों पर भी बारिश देखी जा रही है। लगातार मौसम खराब है। मौसम खराब होने के चलते पहले ही चेतावनी दी गई है मौसम विभाग के निदेशक की तरफ से। और वहीं अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इससे अपडेट लेने के लिए मुख्य सचिव SS संधू से वार्ता की है फोन पर। उन्होंने अपडेट दिया है उत्तराखंड का कि राज्य में किस तरह के हालात है और जिस तरह से हम बात करें तो कहीं न कहीं संवेदनशीलता यहाँ पर दिखी है मुख्यमंत्री की सरकार की। और उन्होंने सभी जो 13 जो जिले के जो जिलाधिकारी हैं उनको अलर्ट रहने के लिए बोला गया है। साथ ही हम नदी किनारे बसे उन लोगों की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी जिला प्रशासन की तरफ से उनको अलर्ट किया जा रहा है। उनको नदी जो निचले इलाके हैं, नदी के किनारे जो लोग रहते हैं, उनको वहाँ से हटाने की कार्रवाई भी शुरू की गई है। लेकिन जिस तरह से चारधाम यात्रा की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने सीधे चारधाम यात्रा को 2 दिन के लिए स्थगित करने की बात की है। उन्होंने कहा है कि चारधाम यात्रा रूट पर जो भी वाहन चल रहे हैं उनको रोका जाए और चारधाम चाहे वो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हो, वहाँ पर इस समय दर्शन नहीं किए जा सकते हैं। और साथ ही साथ इस समय अगर बारिश का अपडेट, अगर हम बारिश की बात करें तो बारिश देहरादून सहित तमाम इलाकों में बारिश हो रही है, चाहे वो कुमाऊं हो या गढ़वाल हो, इन इलाकों में बारिश हो रही है। और साथ ही साथ जो ऊपरी इलाके हैं, खासतौर पर हिमालय क्षेत्र से जुड़े जो इलाके हैं, चाहे वो चमोली हो या अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ हो, वहाँ पे बारिश के साथ साथ बर्फबारी होने की भी संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 2 दिन 17, 18 और 19 तक जो ये बारिश है वो भारी से भारी बारिश यहाँ पे हो सकती है। और इसी को लेकर के जिला प्रशासन को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। तमाम इलाकों पर जो संवेदनशील इलाके हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होता है, वहाँ पे भी जो सुरक्षा और राहत बचाव दल हैं उनको भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। साथ पुलिस और जो SDRF की टीम है उनको मौके के लिए भेज दिया गया है। वहीं अगर बात करें तो जिला जो राज्य आपदा प्रबंधन विभाग है वो भी पूरी तरह से सचेत है। और उन्हें जिस तरह से मुख्य सचिव SS संधू ने तमाम जो जिलाधिकारी हैं, 13 जिलों के जिलाधिकारी, उनसे हर जिले की अपडेट पल पल की ले रहे हैं। और सरकार ने पूरे तरीके से तमाम स्थितियों का जायजा लेने के लिए पूरी कोशिश भी की है, लेकिन अधिकारियों का फिलहाल क्या रुख है? नगर निगम के अधिकारी जो हैं उन्होंने किस तरीके से तैयारियां की है? बिल्कुल मुस्कान, जिस तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाहे हम उत्तराखंड के उन इलाकों की बात करें जो 2013 की आपदा चपेट में आई है, आज भी उन इलाकों के जख्म पूरे नहीं हुए। लेकिन इसी को लेकर के राज्य सरकार अब कोई कोताही नहीं बरतनी चाहती है, किसी तरह से चूक नहीं करना चाहती है। इसीलिए जो राज्य सरकार की तरफ से जो चारधाम यात्रा है उसे रोक दिया गया है 2 दिन के लिए। 19 तारीख तक ये मौसम का अलर्ट है। लेकिन जिलों की अगर हम बात करें, जिला अधिकारियों की हम बात करें तो लगातार यहाँ से मुख्य सचिव SS संधू उनका अपडेट
अपडेट ले रहे हैं और जो खासतौर पे जो सबसे ज़्यादा डेंजर इलाके हैं वहाँ पर सुरक्षा और सुरक्षा बल को तैनात करने के लिए भी बात की गई है। राज्य सरकार ने सीधे जो जिला अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो निचले इलाके हैं वहाँ पर अधिक बल का उनको राज्य सरकार को पहुँचाना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो हम जिलों की अगर बात करें तो जनपदों में तमाम जो जिलाधिकारी हैं उनकी तरफ से हर तहसील मुख्यालय में जो तहसीलदार हैं, जो एसडीएम हैं, उनको मौके पर रहने के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो निचले इलाके हैं, जो नदी किनारे के जो इलाके हैं, चाहे वो गंगा किनारे हो या अलकनंदा या पिंडर, इन इलाकों की बात करें तो वहाँ पर उन इलाकों के लोगों को वहाँ से हटाए जाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। जी मुस्कान, निचले इलाकों से लोगों को हटाने की कवायद शुरू कर दी है, लेकिन देखिए उत्तराखंड को पहाड़ों, पूरी तरीके से उत्तराखंड जो है वो पहाड़ों से घिरा हुआ है और अब अगर पहाड़ों से लगातार जब बारिश होती है तो भूस्खलन की भी लगातार खबरें सामने आती है और तमाम स्थितियां उत्तराखंड में तो बद से बदतर हो जाती है। इन तमाम स्थितियों से बचने के लिए नगर निगम की क्या कुछ तैयारी? देखिए, जिस तरह से हम देहरादून की अगर नगर निगम की बात करें तो यहाँ पे भारी बारिश के कारण जलभराव हो जाता है। नगर निगम भी लगातार इन अब सड़कों को पूरी तरह से जो जलभराव न हो इसके लिए कवायद शुरू कर दी गई है। लेकिन हम ऊपरी इलाकों की बात करें, सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में पहाड़ी विभाग है और पहाड़ क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इस समय, चूँकि अक्टूबर का महीना है और इस समय बर्फबारी की संभावना भी ज़्यादा बढ़ जाती है। हम खासतौर पर उन इलाकों की बात करें, चाहे वो चमोली हो, पौड़ी हो, टिहरी हो, उत्तरकाशी हो या फिर रुद्रप्रयाग हो या अल्मोड़ा नैनीताल हो, वहाँ पे बर्फबारी की संभावना सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि इस समय की बात करें तो इस समय काफी जो इलाके हैं, पहाड़ी जो इलाके हैं, वहाँ पे बर्फबारी होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसी बर्फबारी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे भी अलर्ट रहने के लिए जिला प्रशासन को कह दिया गया है। लेकिन अगर खासतौर पे जो यात्रा रूट की बात करें तो यात्रा रूट पर इस समय उन इलाकों को चिन्हित किया गया है। पहले भी इसमें कई बैठकें हुई हैं और जिला प्रशासनों की तरफ से भी लगातार उन इलाकों को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पे सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होता है। और खासतौर पर हम उन इलाकों की बात करें जहां पे हिमस्खलन की सबसे ज्यादा आशंकाएं जताई जाती हैं, चमोली है या फिर पिथौरागढ़ है, इन इलाकों को भी चिन्हित किया गया है। तो अब खासतौर पे मुख्यमंत्री और जो यहाँ के जो आला अधिकारी हैं, मुख्य सचिव हैं, वो लगातार नजर बनाए हुए हैं कि इन इलाकों में किसी प्रकार की कोई आपदा जैसी घटना न घटे। इसी को लेकर के जिला अधिकारियों को भी अलर्ट रहने के लिए कह दिया है। जी मुस्कान, लेकिन जिस तरीके से तमाम ये स्थितियां बनती हैं, क्योंकि हमने देखी है तमाम जो दुर्घटनाएं होती है उत्तराखंड में, वो सभी ने देखी है, तस्वीरें भी सभी ने देखी, काफी भयावह वो नजारा नजर आता है। इसको लेकर सरकार ने जो निचले इलाकों में लोग हैं उनको वहां से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए कहाँ उनको रखा गया है? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल देर शाम को एक अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग की तरफ से और सारे जो जिलाधिकारी हैं, 13 जनपदों के जिलाधिकारी हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि जो बाढ़ से जो जहाँ पे सबसे ज्यादा बाढ़ का खतरा होता है उन इलाकों के लोगों को ऐसी जगहों पर जैसे जो विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं या फिर तहसील प्रशासन के जो भवन है या फिर नगर निगम नगर पालिकाओं के जो भवन है वहाँ पे उनको शिफ्ट किया जाए ताकि उन लोगों को बाढ़ की चपेट से बचाया जा सके। खासतौर पे जिस तरह से लगातार जो बड़ा अलर्ट यहाँ पे जारी किया गया है, रेड अलर्ट जारी किया गया उत्तराखंड के उन इलाकों में, और जो अलकनंदा हम नदी की बात करें या फिर गंगा नदी की बात करें तो वहाँ पे उन लोगों को एक अच्छी जगह पर, एक खास जगह पर रखने की कवायद शुरू कर दी गई है। क्योंकि जो जिस तरह से लगातार यहाँ से मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री लगातार अपडेट दे रहे हैं और तमाम जो जिलाधिकारी हैं 13 जनपदों के, उन लोगों को उनसे वार्ता चल रही है और उनसे ये कहा जा रहा है कि जो बाढ़ की चपेट में जो लोग आ सकते हैं उनको वहां से हटाया जा सके। क्योंकि जो 2013 की हम बात करें तो 2013 में उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बड़ी आपदा आई थी, उसमें से सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और यही हालात, यही तस्वीरें फिर से न दिखे, इसके लिए सरकार संवेदनशील है और उसके साथ साथ ही जो लगातार अपडेट लिया जा रहा है जिला प्रशासन की तरफ से, तहसील प्रशासन की तरफ से और खासतौर पर नगर पालिकाओं की बात करें तो जो इनके जो भवन बने होते हैं सुरक्षा के लिए लिहाज से, वहाँ पे इनको लोगों को शिफ्ट किया जाता है। हालांकि अभी उत्तराखंड में इस तरह की कोई स्थिति नहीं बनती दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से सरकार काम कर रही है, सरकार ने लगातार एक सही समय पर डिसीजन लिया है और सही समय पर जो अलर्ट तमाम इन इलाकों को किया गया है, तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं कारगर साबित होगी और ऐसे में जो आपदा जैसी स्थिति है उससे बचा जा सकता है। जी लेकिन हरीश देखिए, जो आपदा जैसी स्थिति है उससे बचा जा सकता है, उसके लिए सरकार अलर्ट है। लेकिन जिस तरीके से सुबह से बारिश हो रही है नैनीताल में, देहरादून में, तमाम जगह अलर्ट बारिश का है और बारिश हो भी रही है। अभी फिलहाल किस तरीके की स्थितियां
क्या जल जमाव होना शुरू हुआ है या फिर फिलहाल स्थितियां वाकई अभी सामान्य है? देखिए, जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट किया गया है, अगले 2 दिनों तक ये मौसम का अलर्ट है, रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसी को लेकर के अब सरकार और शासन और प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां की जा रही हैं। लगातार, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आपदा की जो बैठकें हैं वो इस समय लगातार की जा रही थी, और चूंकि इस समय अक्टूबर का महीना है और जो मानसून सत्र है वो सितंबर तक ही रहता है। उसके बाद अब हालांकि सरकार ने राहत की सांस ली होगी, लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया था, उससे कहीं न कहीं अब शासन और जो सरकार है वो सख्ते में आ गई है और लगातार उन इलाकों को चिन्हित किया गया है जो सबसे ज्यादा, क्योंकि आपदा के क्षेत्र से सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाके हैं चमोली और पिथौरागढ़। इनको किस तरह से यहाँ पे बचाव किया जा सके, क्योंकि जो नदी किनारे रहने वाले लोग हैं उनको वहाँ से हटाए जाने की भी कवायद शुरू कर दी गई है। लेकिन सरकार कोई कोताही नहीं बरतनी चाहती है, क्योंकि जिस तरह से 2013 का जो मंजर केदारनाथ में जो देखा गया, रुद्रप्रयाग में जो देखा गया, उसे साफ सरकार ने सबक लिया है और सरकार किसी तरह से चूक नहीं करना चाहती। इससे पहले ही जिला प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। जी ठीक है हरीश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है, लोगों को सतर्क रहना होगा। केरल की ये तस्वीरें आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम पिनराई विजयन ने कहा कि 24 घंटे का अलर्ट देखा जाना चाहिए और जल स्रोतों के करीब रहने वाले सभी लोगों को बहुत सतर्क रहना होगा और किसी को भी पानी में नहीं जाना है। पहाड़ी क्षेत्र या फिर स्थानों पर यात्रा करने से बचना चाहिए जहां बारिश हो रही है और भूस्खलन की संभावना वाले क्षेत्र से बचा जाना चाहिए। इसके लिए सतर्क रहना भी आवश्यक है। इस तरीके की बातें जो है वो सीएम पिनराई विजयन ने कही। आपको बता दें कि कल ही उन्होंने आपातकाल बैठक भी ली है, जिसमें उन्होंने ये तमाम जानकारी दी है। तमाम अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया है। केरल में जिस तरीके से लगातार हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, उसके मद्देनजर तमाम स्थितियों का जायजा लिया है। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं कि किस तरीके के हालात बनते जा रहे हैं और इन हालातों से बचने के लिए क्या कुछ आगे की स्थितियां होंगी। हमारे साथ डॉक्टर मदन खीचड़, वेदर एक्सपर्ट, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मदन जी आपका एएनबी न्यूज पर। लगातार मौसम विभाग ने 16 से ज्यादा राज्यों में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है 17 से 19 अक्टूबर तक का। किस तरीके की स्थितियां इस बीच देखने को मिलेगी, क्योंकि केरल में तो हम स्थिति देख रहे हैं बहुत ज्यादा बद से बदतर हो चली है। बंगाल की खाड़ी पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना है जो गहरा होता जा रहा है और उसके कारण जो समुद्री क्षेत्रों के नजदीक वहाँ बारिश के ज्यादा आसार बढ़ेंगे, परंतु ये बारिश मैदानी क्षेत्रों की तरफ भी मानसून जो मौसमी घटते हैं उसके कारण नमी वाली हवाएं हैं वो मैदानी क्षेत्रों की तरफ भी बढ़ रही है। तो उसके कारण काफी राज्यों में जो उड़ीसा, बिहार, साथ से साउथ में केरल है, उनमें कई राज्यों में हमारे यहाँ इधर अपने उत्तर भारत की तरफ भी हरियाणा, पंजाब, कुछ क्षेत्र में राजस्थान में भी, दिल्ली, यहाँ बारिश के आसार बन रहे हैं जो अगले 2 दिनों तक बारिश की संभावना बन रही है। परंतु कहीं हल्की होगी, कहीं मध्यम बारिश के आसार है। जी, तो मदन जी, जिस तरीके से हरियाणा में लगातार अलर्ट जारी किया गया, हरियाणा में भी कहां-कहां पर बारिश हो सकती है और स्थितियां किस तरीके की बनेगी, और इस बारिश का कारण भी क्या वही निम्न दबाव का क्षेत्र होगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मानसून हरियाणा से निकल चुका है और अभी बंगाल की खाड़ी पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना, इसके कारण हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा दूरी में है, बंगाल की खाड़ी से काफी दूर है, इसलिए यहाँ नमी की हवाएं कम आएगी। तो उसके कारण हल्की बारिश के आसार ज्यादा बन रहे, हल्की से मध्यम बारिश। जो दिल्ली के आसपास एनसीआर का क्षेत्र है वहाँ थोड़ी तेज बारिश के आसार बन रहे हैं, परंतु बाकी पश्चिमी हरियाणा में खासतौर पर बारिश हल्की रहेगी। उत्तरी हरियाणा और दक्षिण हरियाणा में जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र है उनमें तेज बारिश के भी आसार बन रहे हैं, जो आज 17 तारीख को और 18 को रहेंगे। 19 को ये धीरे धीरे स्थिति कम हो जाएगी और किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि 2 दिन वो जो धान की कटाई और कटाई का काम कर रहे हैं उसे रोक ले और बिजाई कार्य भी रोक ले
और मंडी में यदि धान पड़ा है तो उसमें तिरपाल आदि का प्रबंध करें, तो कहीं हल्की बारिश तो कहीं मध्यम बारिश, जिससे कि फसलों की क्वालिटी और क्वांटिटी पर नुकसान होता है। जी ठीक है मदन जी, आप बने रहिए हमारे साथ डॉक्टर विक्रम सिंह, निदेशक मौसम विभाग जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है विक्रम जी आपका एनबी न्यूज पर। लगातार केरल में स्थितियां बद से बदतर होती जा रही है, वहां के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार ये स्थितियां बनी है, 2018 जो और 2019 में जो बाढ़ आई थी उसकी यादें एक बार फिर से ताजा कर दी है इन तमाम स्थितियों ने। हाँ देखिए, बिल्कुल ये 2 से 3 दिन के लिए बोला गया था कि 17 से शुरुआत हो जाएगी, और 18 और 19 में जो एक्टिविटी वो और भी ज्यादा है। तो शुरुआत हो चुकी है उत्तराखंड में तो जो बारिश की, और इसमें जो तीव्रता वो बढ़ेगी शाम रात से आज, और अगले जो 48 घंटे उसमें काफी बारिश है प्रदेश में रहेगी। हैवी, वेरी हैवी रेन है या एक्सट्रीमली हैवी तक जो रेन है वो 18 को तो देखने को मिलेगी। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं चाहे लैंडस्लाइड है, रास्ते बंद होना, नदियों में जल स्तर बढ़ेगा अच्छा खासा, तो दिक्कतें तो होंगी। तो लोगों को अलर्ट किया गया है, प्रशासन को भी सब संज्ञान दिया प्रशासन ने, और लोगों से अपील की है कि जो है मूवमेंट ना करें, और साथ ही जो यात्रा है बल्कि इस समय तो उसके लिए भी प्रशासन ने बोला कि उसको रोका जाए। तो यही है कि लोगों को अपने जान की वो करनी है, सुरक्षा करनी है, सुरक्षित जगह में रहें। ये 2 दिन जो है आज शाम रात से लेके और 19 की शाम रात तक जो है, तो इसमें एक्टिविटी काफी है वेदर की। जी तो विक्रम जी, जिस तरीके से 19 तारीख तक का अलर्ट जारी किया गया है, क्या आगे भी स्थितियां ऐसी बन सकती है कि इस अलर्ट को आगे भी बढ़ाया जा सकता है? बढ़ाया जाएगा। ये 2 दिन है, खासकर आज से शुरुआत है, दिन से शुरुआत हो ही चुकी है, और 19 से रात से भी शाम से भी क्लियर होना शुरू हो जाएगा। 20 तारीख से मौसम साफ हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये 2 दिन तो 48 घंटे करीब अभी समय तक काउंट करें तो एक्टिविटी है। ठीक है विक्रम जी, उत्तराखंड जो है वो लगातार पूरे चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है। अब इस पहाड़ी क्षेत्र में जिस तरीके से जब बारिश आती है तो लगातार भूस्खलन भी होता है और कई ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है। इन तमाम चीजों से बचने के लिए प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां होनी चाहिए, वो मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, अब भूस्खलन है उसको तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन यही है कि लोगों को भी अपने स्तर पे जागरूक रहना है। जो यहाँ गांव है, पहाड़ों में जो लोग हैं, उनसे हमने अपील की है कि वो टीम बना करके सिचुएशन को देखते रहें। ऐसा नहीं है कि सब लोग ठीक है, घर के अंदर तो है, पर पता चला जो है नदी नाले के आसपास जो लोग रह रहे हैं, पानी बढ़ गया, आपका घर भी चला गया, आप भी चले गए। या इसी तरह जो है लैंडस्लाइड है तो उसकी चपेट में गांव ना आए। तो कुछ लोग मॉनिटरिंग करें गांव के स्तर पे, कि जिससे पता रहे कि यहाँ कोई चीज होने वाली है, दिख रही है, तो आप एक सेफ जगह भी ढूंढ के रखें कि शिफ्ट हो जाए एकदम जो है। तो ये हमने अपील की है इस तरह की। ठीक है मदन जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, मैं लौटूंगी विक्रम जी आपके पास। मदन जी, आपके पास आना चाहूंगी। निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से ये तमाम जो स्थितियां हैं वो बनी है, अलर्ट जारी किया गया है। आखिर ये निम्न दबाव का क्षेत्र बनता कैसे है, ये मैं आपसे समझना चाहूंगी। बढ़ोतरी हो जाती है, सामान्य से ज्यादा हो जाता है, तो वो उसके कम दबाव का होता है। इसमें एक और चीज देखने वाली, जिससे पहाड़ों में बारिश हो रही है, उसका एक पश्चिम विक्षोभ, जो हमारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हम जिसे कहते हैं, वो भी ऊपर की जो हिमालय के ऊपर जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें उसका प्रभाव भी देखने को मिला है। साथ में ये बंगाल की खाड़ी वाली नमी की हवाएं दोनों को मिक्स होकर वहाँ थोड़ी ज्यादा बारिश के आसार बन रहे हैं। तो ये समुद्र के तापमान में असंतुलन होना है। समुद्र का तापमान सामान्य 24 से 25 डिग्री के आसपास होता है, और यदि उससे ज्यादा बढ़ता है तो ये स्थिति बन जाती है कम दबाव का क्षेत्र, जो बाद में डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन और कई बार साइक्लोन का रूप ले लेता है। परंतु अभी इसमें साइक्लोन का ऐसा नहीं लग रहा कि साइक्लोन बनेगा, परंतु डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन का प्रभाव देखने को मिलेगा, और उसके कारण ये बारिश रहेगी। ज्यादातर 17 और 18 से 19 को कम होगा, और 19 के बाद में बिल्कुल मौसम जैसे विक्रम जी कह रहे हैं बिल्कुल साफ हो जाने की संभावना बन रही है। बिल्कुल मौसम साफ हो जाए, इसी में सबकी भलाई है, क्योंकि फिलहाल की जो स्थितियां हैं वो काफी सही नहीं है, और उन स्थितियों से बचने के लिए ही तमाम जो देश है वो इस समय दुआएं कर रहा है, क्योंकि केरल की स्थिति वाकई बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मैं आपसे जानना चाहूंगी मदन जी कि जिस तरीके से आपने बताया निम्न दबाव का क्षेत्र किस तरीके से बनता है, यह तमाम यही कारण है या फिर एक आम आदमी की दिनचर्या जो होती है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है?
क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये जैसे ये संभावना ही बन रही थी, ये 10 और 11 तारीख को ही लोगों को अलर्ट कर दिया गया था। जैसे हम हरियाणा में किसानों को SMS के द्वारा, मोबाइल ऐप के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा हमने इसको 10 और 11 अक्टूबर को ही बता दिया गया कि 17 और 18 और 19 तारीख के बीच में, 17 से 19 अक्टूबर के बीच में हम लाखों किसानों को मैसेज भी भेजे गए तो रिटर्निंग हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो उसमें पहले ही आगाह कर दिया गया था और किसानों ने अपनी बिजाई भी रोक ली सरसों और धान की कटाई और कटाई को भी रोक लिया है। तो किसानों को पहले ही आगाह कर दिया गया था कि इस तरीके का मौसम बदलाव आने की संभावना है। तो यदि हम जो किसान मौसम विभाग, भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD और जो यूनिवर्सिटीज है जो सलाह किसानों को दे रही है, जो आम आदमी को सलाह प्रदान करते हैं, उसको उनको जो आपके माध्यम है, जो TV, रेडियो, SMS जो आज IT का क्षेत्र है, तो उसको मानना चाहिए और उनके जो सलाह के अनुसार कार्य करने चाहिए। ठीक है, मैं लौटूंगी मदन जी आपके पास। विक्रम जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से मदन जी ने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र किस तरीके से बनता है और ये जो दबाव का जो क्षेत्र है वो अगर और ज्यादा सक्रिय हो जाता है तो स्थितियां किस तरीके की होती हैं, साइक्लोन आते हैं, वो भी हमने देखा है। अभी का जो ये निम्न दबाव का क्षेत्र है, क्या इसके और ज्यादा सक्रिय होने की आशंका है? बिल्कुल, देखिए वो जो निम्न दबाव का क्षेत्र बना है और उसकी वजह से जो बे ऑफ बंगाल से जो है विंड्स है वो अंदर को आ रही है या अरबियन सी साइड से भी मॉइस्चर खींचेगी। साथ में जो उस चीज को फिर उत्तराखंड की अगर बात करूं मैं, तो जो पश्चिमी विक्षोभ निकल रहा है वो उसको रोक रहा है, उन हवाओं को। तो जब वो इस तरह का इंटरेक्शन हो जाता है पश्चिमी विक्षोभ में और जो सिस्टम है वेदर का लोअर लेवल्स पे भी, तो तब इस सिचुएशन काफी इंटेंस हो जाती है और बहुत ज्यादा रेनफॉल एक्टिविटी मिलती है। तो उसी तरह का ये सिचुएशन है कि काफी मॉइस्चर फ्लो है एरिया पे और उस मॉइस्चर को जो है जो पश्चिमी विक्षोभ है यहाँ पे आके रोक रहा है, तो उसकी वजह से काफी बारिश रहेगी जी। लेकिन अगर और ज्यादा सक्रिय ये निम्न दबाव का क्षेत्र होता है तब किस तरीके की स्थितियां बनेंगी? क्योंकि देखिए उत्तराखंड में बारिश लगातार शुरू हो गई है और जारी है। कई ऐसे जिले उत्तराखंड में हैं जहां पर लगातार बारिश है। अब इन बारिश से बचने के लिए भी और निम्न दबाव का क्षेत्र अगर सक्रिय होता है उसके लिए भी किस तरीके की सावधानियां हमें बरतने की जरूरत है? और इसी के साथ अगर निम्न दबाव का जो क्षेत्र है वो और ज्यादा सक्रिय होता है तो उत्तराखंड पर कितना असर पड़ सकता है? नहीं, देखिए जो इंडिकेशन है वो मिल चुके हैं कि कितना इसका असर होगा, है ना, और वो बता भी दिया है कि हैवी वेरी हैवी रेन से अनेक जगहों तक में उत्तराखंड में मिल जाएगी, पहाड़ों में खासकर। और फिर उसके अलावा जो एक्सट्रीमली हैवी रेन से वो भी जो 18 को है पीक उस दिन दिख रहा है। लेकिन अब उसके बाद क्या होगा कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो आगे को निकल जाएगा, ये सिस्टम अलग हो जाएगा, तो फिर वो अपने आप ही कम हो जाएगी एक्टिविटी जो है। तो जो भी चीजें हैं वो इंडिकेशन है ऑलरेडी कि इस तरह की जो मैक्सिमम जो एक्टिविटी है एक्सट्रीमली हैवी रेन से या वेरी हैवी रेन से वो मिलेंगी और उसकी वजह से जो परेशानियां तो होती हैं। फिर पहाड़ों में जो है लैंडस्लाइड है, चाहे नदी में एकदम जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाना, तो उसके आसपास लोग रह रहे हैं या जो ऐसी जगह जहाँ की लैंडस्लाइड प्रोन है, तो उनको कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो यही बोला गया कि उनको बिल्कुल सतर्क रहना है, नजर बनाए रखनी है और ऐसा लगता है तो वहां से वो हटाएंगे। मदन जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। हरियाणा में इस क्षेत्र का कितना असर पड़ेगा? जो क्षेत्र अगर ये निम्न दबाव का क्षेत्र सक्रिय होता है तो हरियाणा पर इसका कितना असर होगा? हरियाणा में इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जो लॉन्गट्यूड लैटिट्यूड पे जो हम है वो ऊपर की तरफ है, जो हिमाचल और जम्मू कश्मीर पर ज्यादा इसका प्रभाव उत्तराखंड की तरफ है। तो हमारे यहाँ सिर्फ मानसूनी हवाएं जो है बंगाल की नमी वाली हवाएं ये ही सक्रिय हो रही है और यहाँ हल्की से मध्यम बारिश की आसार है। यहाँ 18 तक ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। 17 और 18 को आज और उत्तरी हरियाणा में और दक्षिण हरियाणा में, पश्चिमी हरियाणा में हल्की बारिश है, परंतु 19 अक्टूबर को बिल्कुल इसका प्रभाव कम हो जाएगा और 20 के बाद 20 के मौसम साफ हो जाने की संभावना है। तो आगे मौसम आमतौर पर साफ रहेगा। अभी कोई और सिस्टम इसके आने की कोई संभावना नहीं बन रही है। जिस तरीके से ये आपने बताया कि ज्यादा सक्रिय नहीं होगा, इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से 19 तारीख तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है, इस अलर्ट के लिए आप किस तरीके की सावधानियां बरतने की अपील लोगों से करना चाहेंगे? हम तो किसान भाइयों को ये है कि जैसे हम कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित है, तो हमारा तो ये उद्देश्य होता है कि किसान को जो बिजाई है
जो बिजाई उसके कारण हमने पहले ही इसको आगाह कर दिया था कि किसान बिजाई ना करें, रोक ले, नहीं तो उसकी जो बिजाई का बीज की कीमत ही बहुत होती है, खेती जारी है सब कुछ लगता है। तो और एक जो कटाई और कटाई को हमने प्राथमिकता दी है, तो वो हमने किसानों को आगाह कर दिया है। तो आगे जैसे ही 19 तारीख अक्टूबर के बाद मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा, उसके बाद में कोई सिस्टम नया नहीं आ रहा, क्योंकि इसका प्रभाव जो भी कम दबाव का जो क्षेत्र बन रहा है, डिप्रेशन बन रहा है, ये बंगाल की खाड़ी की जो लगते क्षेत्र है उनमें ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। और पश्चिम विक्षोभ और जो अरब इस बंगाल की खाड़ी वाली नमी है वो पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा प्रभाव है, तो मैदानी क्षेत्रों पर इसका प्रभाव कम देखने को मिल रहा है। तो इसलिए इतना हमारे हरियाणा की तरफ से हम यदि कह सके तो ज्यादा इतना घबराने की और डरने की बात नहीं है। यहाँ हल्की से मध्यम बारिश के आसार है, कुछ स्थानों पर तेज बारिश होगी, ज्यादा कोई वो नहीं है यहाँ। ठीक है मदन जी और विक्रम जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए और तमाम जानकारी जो आपने दी उसके लिए भी, क्योंकि ये जानकारी जनता के लिए बहुत अहम है। अगर आप भी अगर घर से बाहर निकलना चाहते हैं तो लगातार इन तमाम चीज़ों की जानकारी रखें और इन तमाम चीज़ों से बचकर रहें, क्योंकि तबाही की बारिश लगातार जारी है और 19 तारीख तक के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है।